नमस्कार बच्चों। चलो आज हम पाठ पढ़ेंगे सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। प्रश्नोत्तरी शैली में ये प्रस्तुत ये साक्षात्कार डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है। इस बातचीत पर संपन्न तब हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। वे बच्चों के जिज्ञासुओं का उत्तर तुरंत देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो डॉक्टर कलाम के साथ में बैठे हुए नज़र आ रहे हैं और उन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए जिनका जवाब डॉक्टर कलाम ने दिया है। प्रश्नकर्ता आर अरविंद, कक्षा 3, सेंट मेड स्कूल, चेन्नई से। वो पूछता है कि क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं। तो डॉक्टर कलाम ने तुरंत जवाब दिया कि मैं जब कक्षा 5वीं में था तब शिक्षक श्री सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात उन्हें याद है। एक दिन कक्षा में वे ये बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है, पर जब तक उसका साक्षात्कार ना हो तब तक हमें वो चीज़ जल्दी याद नहीं रहती। इसीलिए उन्होंने हमें रामेश्वर के समुद्र तट पर ले जाकर उसका जीवंत उदाहरण यानी कि विजुअलाइज कराया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा की तरह बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। दूसरा प्रश्न करते हैं। सरयू मकर, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला, नागपुर। वो ये पूछते हैं कि बचपन से हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, इम्पोर्टेंस हमें किसकी देनी चाहिए। तो आओ इसका उत्तर डॉक्टर कलाम ने क्या दिया, आप सुनते हैं। मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से ही पूरी की है, यानी कि उन्होंने तमिल में सारी पढ़ाई करी थी। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। मेरा मानना है कि हम अगर कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि वैश्विक स्तर पर हमें संपर्क करने के लिए अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। वे अपनी मातृभाषा को ज़्यादा महत्व देते हैं। प्रश्नकर्ता अर्श पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई से। यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए डॉक्टर कलाम ने क्या जवाब दिया। जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तो अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। हमेशा कुछ बड़ा सोचो। जैसे ही ये अनुभूति हुई कि आखिर आप क्या बनना चाहते हैं, तभी उस दिशा में प्रयास और श्रम आरंभ कर दो, मतलब मेहनत करना स्टार्ट कर दो। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। ज्यों ज्यों आप आगे और बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले ये ज़रूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। हमें जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक हम आगे करने की क्या सोच पाएंगे। आगे के प्रश्नकर्ता देखो क्या बोलते हैं। चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे कैम्ब्रिज अंधेरी, पश्चिम मुंबई से पूछते हैं। वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज भी करना पड़ रहा है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना, देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र की समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं। हर्ष चांडाक, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय, मलाड, मुंबई से। आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है। तो डॉक्टर कलाम कहते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस कहलाता है। ठीक, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए अपनी जान की परवाह किए बगैर। प्रश्नकर्ता कहते हैं। तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन से। हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित कर सकते हैं। भाई देखो, लंदन में रहते हैं तो उन्होंने अपने हिंदुस्तान की बात कही है। ठीक है। डॉक्टर कलाम मूल भारतीय का कोई भी व्यक्ति एक भारतीय परिवार का एक अंग है।
बाहर के परिवार का एक अंग है और हमारे देश की एक सांस्कृतिक विरासत पर हमें गर्व है। सौभाग्य से आप सब लोग ऐसी स्थिति में हैं कि हमारी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही उसके लिए गौरव की बात है। सत्यम कक्षा 10 जिला स्कूल मुंगेर बेटा बिहार में है। जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र में उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से तो आते हैं, इसके लिए आपका क्या संदेश है? तो डॉक्टर कलाम कहते हैं, किसान, मजदूर वर्ग और कलाकार और दस्तकार ये भी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं, ठीक है, जिन्हें हम अलग नहीं कर सकते। अभिन्न यानी अलग नहीं कर पाना। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सब की सेवाओं का भी समान रूप से दरकार है, मतलब हमें ज़रूरत है। हम सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। बच्चों उसके आगे हम देखते हैं प्रश्नकर्ता रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा से कहते हैं, आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी? तो आगे देखते हैं। डॉक्टर कलाम का उत्तर है, विकास एवं जनसंख्या वृद्धि को रोकने के अचूक औषधि है। इनसे जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की भी बात को सम्मिलित किया जाता है। छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं का रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे। इससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। तो मतलब हमें बेरोजगारी भी सामने नहीं देखनी पड़ेगी। और अगर स्त्री शिक्षा पूर्ण रूप से सफल रही तो भाई लड़की को भी ये बात पता चलती है कि उसे अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म देना है, कितनों को नहीं। प्रश्नकर्ता अर्श मेहता, कक्षा 12, तेजस हाई स्कूल बड़ौदा से पूछते हैं, आपको क्यों ऐसा लगता है कि 2020 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा? भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इनमें से 54 करोड़ लोग 25 वर्ष के कम आयु के हैं और हमारी राष्ट्रीय शक्ति है, ठीक है। 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ एक सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है, ठीक है। सुनियोजित यानी कि जिसे हमने पहले से नियोजन कर रखा है, प्लानिंग कर रखी है। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्नकर्ता एस कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बेंगलुरु से, कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं और आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपने लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? तो वो कैसे प्राप्त करें? डॉक्टर कलाम का उत्तर देखिए, स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी, मतलब हमारे अच्छे नंबर होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, स्कॉलरशिप मिलने के लिए हमें बैंक से लोन भी मिल जाएगा। जैसे कि आपने सुपर 30 मूवी जो देखी है उसके अंदर ऋतिक रोशन भी क्या करने जाते हैं, स्कॉलरशिप लेने के लिए बैंक में जाते हैं, ठीक है, अच्छे मार्क्स लेने के बाद। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही हैं। हम कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। मिथुन के द्वितीय वर्ष हैं, ठीक है, बी लेवल ITI AICT अमृतापुरी से पूछते हैं, भारत को विकसित बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए? डॉक्टर कलाम कहते हैं, जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियां बनाता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनैतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा एवं निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने
कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। प्रश्नकर्ता सी नंदिता सूबी, तृतीय वर्ष, MGR इंस्टीट्यूट, चेन्नई से पूछती है, रक्षा की दृष्टि के विजन से 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। अब महिला क्या कर सकती है हमारे राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए। तो डॉक्टर कलाम का विज़न क्या है या क्या सोच है उनकी, देखते हैं। विज़न 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के बात पर विज़न 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पहले पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त हैं। राष्ट्रीय रक्षा क्षमता के वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणों उपकरणों पर कार्य करने में भी अपना सहयोग दे सकती हैं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, जोधपुर दौर पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न है, क्या हम अंत विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम कर सकते हैं। तो आप ध्यान दे सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े जो नेता हैं वो अपनी सिक्योरिटी लगाने के लिए कई लाखों रुपया खर्च करते हैं, पर डॉक्टर कलाम क्या कहते हैं, इससे सुनिए। तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्चे भविष्य में नहीं होंगे। आप मोदी जी को भी देख सकते हैं, वे अपने क्या करते हैं, अपनी सिक्योरिटी के लिए इतना सारा खर्च नहीं करते हैं। आओ बच्चों, हम थोड़े से शब्दार्थ भी पढ़ लें। जीवंत यानी जीवित, जीता जागता, मातृभाषा माँ, परिवार की भाषा, जैसे गुजरात के लोग गुजराती बोलते हैं, हिंदी भाषित लोग हिंदी भाषा को अपनी मातृभाषा मानते हैं, तमिल के लोग तमिल भाषा को मानते हैं। इसी प्रकार की मातृभाषा के बारे में जो परिवार की भाषा कही जाती है। वैश्विक यानी कि विश्व संबंधी, बृहद यानी कि बड़ा, महान, भारी, विरासत यानी कि धरोहर, दस्तकार यानी कि शिल्पकार, दरकार यानी ज़रूरत, उत्कृष्ट यानी उत्तम, श्रेष्ठ, विघ्न यानी बाधा, अड़चन, पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट, जिसे आर पार देखा जा सके, बहुगुणक यानी कि बहुत अधिक संख्या में, निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास, अनुत्पादक जो उत्पादन ना करे, अति विशिष्ट यानी बहुत ही महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सामरिक, समर या युद्ध के संबंध में रखने वाला, खाका यानी कि ढांचा, नक्शा, मसौदा या आलेख, ठीक है, या प्लानिंग हम बोल सकते हैं, प्रचुर यानी पर्याप्त। बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। आज हम पाठ पढ़ेंगे डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है। इस पाठ में हम इनके बारे में ये काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जो मैंने यहाँ पे मेन पॉइंट्स अपने ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं बच्चों। जैसे कि 12 अगस्त 1919 में विक्रम साराभाई का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। उनकी माता का नाम सरला देवी, पिता का नाम अंबालाल तथा पत्नी का नाम मृणाली स्वामीनाथन था, जो 1982 में उनसे विवाह सूत्र में बंधे थे। उनकी मृत्यु 21 दिसंबर सन 1971 में हुई, किसके, हृदय गति के रुक जाने से, और उन्हें कई अलंकारों से नवाजा गया था, जैसे कि सन 1962 में डॉक्टर शांति भटनागर पुरस्कार से, सन 1966 में पद्म भूषण से, और मरणोपरांत सन 1972 में पद्म विभूषण से उन्हें नवाजा गया था, ठीक। और इसी तरह की